इमेजिन करो आप एक दिन उठो और आपके आसपास सब डिफरेंट हो, आपकी बॉडी, आपकी सराउंडिंग, आपके आसपास के लोगों का रवैया और इवन के आप खुद। यही एग्जैक्ट हाल फ्रांस काफ्का ने अपनी बुक द मेटामॉर्फोसिस में एक्सप्लेन किया है। फ्रांस काफ्का एक ऐसे ऑथर जिन्होंने अपना 90% ऑफ द वर्क जला दिया। उनकी अर्ली लाइफ एक बहुत ही डिप्रेसिंग वे में गुजरी थी क्योंकि उनके जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और डोमिनेटिंग थे। इसी वजह से उनका जितना भी अर्ली चाइल्डहुड था बहुत ट्रॉमेटाइज था। ये चीज़ हमें उनके लिटरेचर में पता चलती है क्योंकि उनके लिटरेचर में डिप्रेशन, सेपरेशन, एंजाइटी और खासतौर पर एक वर्ड बड़ा यूज़ होता है जो मैंने रिसर्च किया है, वो है एलियनेशन। एलियनेशन को बड़ा यूज़ करते हैं कि लोगों से जुदा होने की जो फीलिंग होती है। मैं जिस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ वो मेटामॉर्फोसिस, उसमें भी ऐसा ही सीन है। और दूसरी 2-3 और किताबें हैं जिसमें उन्होंने यही सेम थीम को अप्लाई किया है, जैसे कि द ट्रायल हो गया, द कैसल हो गया। फ्रांस काफ्का के जितने भी लिटरेचर वर्क हैं उसमें तकरीबन मोस्टली सब में यही होता है कि उनका जो प्रोटैगनिस्ट होता है ना वो कंफ्यूज्ड होता है। उसके आसपास एक अचानक से एक ऐसी आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो उसको खुद समझ नहीं आ रही होती। और मेटामॉर्फोसिस में भी ऐसा ही है, वो एक बहुत ही डिप्रेसिंग स्टार्ट है। और वो मैंने जो मेटामॉर्फोसिस पढ़ी मुझे भी यही चीज़ पता चली कि वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं देते व्यूअर या मैं कहूँगा ऑडियंस को कि भाई हाँ हमारा प्रोटैगनिस्ट जो है ये बॉलीवुड की तरह वाला सीन नहीं है। इनको अपने वर्क के बारे में खुद ही नहीं पता था। यानी कि इनके जो फादर थे, जैसे कि मैंने बोला कि सेल्फिश थे और डोमिनेटिंग फिगर था उनका बहुत, तो वो उसको लॉ पढ़ाना चाहते थे। फ्रांस काफ्का को लॉ पढ़ाने में बहुत ज़्यादा वो फोर्स करते थे। तो इस वजह से जो है उनकी राइटिंग को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला और वो खुद भी जो है सेल्फ डाउट में थे कि भाई मेरा वर्क इतना अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना शुरू कर दी थी। वहाँ पर साथ साथ वही अपनी राइटिंग पे फोकस करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पब्लिश नहीं की। जैसे कि उनकी एक अनपब्लिश बुक है जैसे कि अमेरिका, वो कभी पब्लिश नहीं हुई। उनका जो फ्रेंड था, मजे की बात ये है कि उनके जो पब्लिक हुए हैं मोस्टली जो मशहूर हुए हैं इस तरह की किताबें, वो उनकी डेथ के बाद हुई है। उनकी जब डेथ हो गई थी तो उन्होंने अपने फ्रेंड को डेथ से पहले ही एक खत में लिख दिया था कि भाई मेरा जितना भी वर्क है उसको जला देना। तो मोस्टली जो है उनका जो वर्क था, जैसे मैंने पहले बोला कि जल चुका है, लेकिन जो हमारे सामने है जो पब्लिश हो चुका है वो बेहतरीन है। क्या ही जिंदगी हो उस बंदे की जिसको मरने तक ये ना पता हो कि उसके काम का क्या ही नाम होगा बाद में। मेटामॉर्फोसिस ये छोटी सी किताब लिटरली फिल है सेपरेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और हर तरह के बैड एक्सपीरियंस और इमोशंस से। मेटामॉर्फोसिस की स्टोरी की शुरुआत प्रोटैगनिस्ट ग्रेगर साम्सा से होती है कि जब वो उठते हैं अपनी नींद पूरी करके सुबह, तो वो अपने आप को बहुत ही अलग पाते हैं। यानी कि उनकी पूरी बॉडी डिफरेंट होती है, उनको अपने बैक जो है हार्ड फील होती है, उनके हाथ उनको अजीब से फील होते हैं और बहुत सारे लेग्स होते हैं। और उनकी जो बैली होती है वो जो अपने पेट की तरफ देखते हैं तो पूरी ब्राउन हुई होती है। अब जो है बहुत सी मशहूर बातें हैं, गूगल पे और नेट पे हर जगह आता है कि वो एक इंसेक्ट में तब्दील हो गए थे या एक बग में तब्दील हो गए थे, लेकिन बुक में सच कोई डिटेल में बताया नहीं हुआ कि वो एक कॉकरोच या इंसेक्ट बन गए थे। बस उनकी एक हालत बताई हुई है कि भाई वो इस हालत में उठे थे। तो उनको सबसे पहले जो चैप्टर 1 है ना बुक का, वो चैप्टर 1 मोस्टली इसी चीज से फिल है कि उनकी जो सिचुएशन थी उस वक्त उसी के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले तो वो उठते हैं, उनको अपनी इस हालत में अपना को पाते हैं, वो उठ नहीं पाते, करवट नहीं ले पाते, उनकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। उनको समझ नहीं आता कि उनकी लोअर बॉडी और उनकी जो अपर बॉडी है उसका बैलेंस अचानक से चेंज कैसे हो गया। अब जब ये सब हालात में उनको अचानक से याद आता है कि भाई वो रियल वर्ल्ड में रहते हैं, उनको दुनियावी काम भी है, तो उनको अचानक से याद आता है कि भाई उनको ऑफिस भी जाना है। पहले तो एक अजीब सी चीज बता दी कि भाई ये हुआ है प्रोटैगनिस्ट के साथ, अब अचानक से बोल रहे हैं कि भाई उसको ऑफिस भी जाना है। अब ग्रेगर साम्सा को याद आता है कि भाई उनकी ट्रेन जो है निकलने वाली है, क्योंकि 5 बजे उनको ऑफिस जाना होता है, लेकिन अब 6:30 हो गए होते हैं और लास्ट ट्रेन जो है 8 बजे है ऑफिस जाने की। तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन होता है क्योंकि वो उठ नहीं पा रहे होते अपने बिस्तर से और ऊपर से उनको ऑफिस के लिए लेट हो गया। उनकी फैमिली आ जाती है, भाई उनकी मदर जो है गेट पे आ जाती है कि क्या हुआ भाई, बीमार तो नहीं है। उनके जो फादर थे बिल्कुल जो अथॉरिटी वाले थे वो बिल्कुल गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। उनकी एक सिस्टर भी होती है छोटी। ग्रेगर जो है कोशिश करते हैं अपनी फैमिली से बात करने की, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल पाती। उनको ये महसूस होता है कि उनकी आवाज थोड़ी सी चेंज है। 7:30 बज जाते हैं तो उनकी ऑफिस से चीफ क्लर्क जो है उनके घर पे आ जाते हैं। तो चीफ क्लर्क तो बिल्कुल इल्जाम लगा रहा होता है कि भाई तुम जानबूझ के जो है ये कर रहे हो और तुम्हें काम नहीं करना है और इस तरह। इसी दौरान जो है वो अचानक से हिम्मत करते हैं, पूरी स्ट्रगल उनकी बताई हुई है कि किसी तरह वो रेंगते रेंगते उछलते उछलते किसी ना किसी तरह जो है हर्ट होते हैं, इंजर होते हैं, दरवाजे के पास आते हैं और थोड़ा सा खोलते हैं। जो क्लर्क उनको देखता है तो वो बिल्कुल हैरान परेशान होकर भागना शुरू हो जाता है कि भाई मैं जा रहा हूँ। क्लर्क तो चला जाता है, लेकिन ये देखकर जो है उनके फादर को गुस्सा आ जाता है और वो क्लर्क की जो स्टिक होती है उसी से मारते हैं, उनको कमरे के अंदर घसीट देते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाता है। चैप्टर 2 में बेसिकली उनकी एडेप्टेशन दिखाई है उनकी फैमिली की, कि उनकी इस हालत से उनकी फैमिली का क्या किस तरीके से रवैया बदलता है और क्या उनके रिलेशंस होते हैं। वो उनको एक कमरा, जाहिर सी बात है कमरा बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, वो एक आइसोलेशन में रहना शुरू हो जाते हैं। उनकी फैमिली ने उनको इग्नोर कर दिया होता है, ना उनके पास कोई आता है, कोई उनको पूछता नहीं है। उनकी सिर्फ एक बहन होती है जो काइंड ऑफ आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट होना शुरू करती है। पहले वो मिल्क ला कर देती है जो उनको पसंद नहीं आता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डाइट में चेंजेस लाती है। यानी कि अगले दिन जो है न्यूज़पेपर में इतने सारी रॉटन वेजिटेबल्स और चीज़ जो पुरानी हो गई थी और जो
काफ्का ने थोड़े दिन पहले ही बोला था कि चीज़ खाने के लायक नहीं है, वो लेकर आती है। ग्रेगर को एक दफ़ा क्या होता है, वायलेंस सुनाई देता है उसके किसी दूसरे कमरे से, तो वो अपने कमरे से बाहर निकल के सुनने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी बहन को वायलिन बजाने का बहुत शौक है। तो वायलिन सुनने के बाद उसको नॉस्टैल्जिया आता है और वो अपने कमरे से बाहर निकलता है अपनी बहन को वायलिन सुनने के लिए। तो इसी दौरान वो तीनों के तीनों जो किराएदार होते हैं उसको देख लेते हैं और बहुत बड़ा कोई हंगामा होता है और वो किराया देने से मना कर देते हैं, जिस वजह से पूरी फैमिली जो है डिसअपॉइंट हो जाती है और फाइनली जो है सब ब्रेक हो जाते हैं। और उसकी बहन ही जो उसका इतना ख्याल रखती है वो कहती है वी कैंट गो ऑन लाइक दिस। वो अपने फादर को और अपनी मदर को कहती है कि भाई हम इस तरह नहीं चल सकते, आई कैन नॉट कॉल दिस मॉन्स्टर माई ब्रदर। ये सुनकर उसका फादर बोलता है कि ओनली ही कुड अंडरस्टैंड। और ग्रेगर वहाँ पे खड़ा हुआ डिप्रेशन को देख रहा होता है और वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। चैप्टर 3 में जो है ना हमें सब पता चलता है कि ये सब सुन के फाइनली कुछ दिन वो गुजारता है अपने कमरे में और इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता हर्टफुल होकर वो मर जाता है। अच्छा, इस बुक को लेकर मेरा रिव्यू और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ऑथर ने मेंटली अफेक्टेड पर्सन की कहानी यहाँ पर बताई हुई है कि अगर कुछ चेंज आपके अंदर आ जाता है, यानी कि अगर आप कोई मेंटली चैलेंज्ड हो जाते हो या फिर फिजिकली चैलेंज्ड हो जाते हो, आपके साथ कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, आपको मिड लाइफ क्राइसिस हो गया, आपको सेपरेशन एंजाइटी हो गई, आपको कोई ऐसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, डिप्रेशन या ऐसी कोई भी चीज हो गई जो आपको सोसाइटी से अलग करती है, तो लोग आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो फिर आपको सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है जब आप बिल्कुल ही यूजलेस हो जाते हो या फिर आप कोई बेनिफिट नहीं दे पा रहे होते हो, कमा के नहीं दे रहे होते, तो आपकी फैमिली आपको कैसे ट्रीट करती है, आपके आसपास के लोग आपके से कितना अफेक्शन दिखाते हैं। तो यही चीज़ मैंने नोट किया और मैंने ये भी नोट किया कि इस बुक में, पूरी बुक में किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि तेरे साथ हुआ क्या है भाई। फ्रांस काफ्का की जो लिटरेचर था उसमें मुझे ये लिखाई में ये चीज़ पता चली कि वो बस एक वेग सी कहानी लिखते हैं जिसमें अपने एक एक्सपीरियंसेस को जो है ना वो बेस पे लिखते हैं कि भाई एक अजीब सा कंफ्यूज प्रोटैगनिस्ट होता है, वो आगे जाकर बिल्कुल कंफ्यूज्ड ही रहता है और फिर एंड हो जाता है। हमें ये नहीं पता चलता, कोई क्लोजर नहीं मिलता कि हुआ क्या था भाई, फैमिली ने कुछ किया कि नहीं किया, बस वो एक इंसेक्ट बन गया था या फिर कुछ एनिमल जैसा बन गया था और वो मर गया। खतरनाक एंड पॉइंट और एक हार्ट ब्रेक सा एंड पॉइंट देते हैं और इससे एक मतलब एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बुक है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है सीरियसली।